Okay, let's start with part 3 of our session. As we know, we are discussing rotational dynamics. Today we'll start from a numerical. The topics what I have discussed in previous two lectures. So one of the topic is, as you can see, here the question is about speed, linear speed, radial acceleration, and one more thing is that tangential acceleration. So see the numerical, what it says. A particle moves in a circle of radius 20 सेंटीमीटर. एक पार्टिकल है, एक सर्कल में मूव कर रहा है. अपने सेंस के लिए मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस दिया है. इट्स लीनियर स्पीड इज गिवन बाय v. लीनियर स्पीड v है जिसका वैल्यू यहाँ पे बता है 2t सेकेंड. लीनियर स्पीड का वैल्यू 2t सेकेंड है. वेयर t इज इन सेकेंड एंड v इज इन मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे यूनिट्स की बात किया है, टाइम सेकेंड में दिया है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड मीन स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया है. What you have to find? We have to find the radial and tangential acceleration. रेडियल ए आर और ए टी निकालना है. कब निकालना है? when t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. कब? जब टाइम 3 सेकेंड हो जाएगा तब उस वक्त निकालना है. सो ये आपके ये हमको इन्फॉर्मेशन दिया है. सो इसको अगर आप बनाएंगे तो सपोज एक सर्कल आपने कंसीडर किया. उस सर्कल में सपोज यहाँ पे पार्टिकल है, इस पोजीशन पे पार्टिकल है और वहाँ से ये सेंटर है. उसका डिस्टेंस रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसलिए r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर विच इज़ कन्वर्टेबल टू 0.2 मीटर. अगेन वेलोसिटी के बारे में बात किया है. वेलोसिटी आपको दिया है 2t मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी के बारे में बात किया है. और आपको जितने टाइम पे निकालना है, क्या क्या निकालना है आपको? रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो रेडियल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या है? ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है. तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? आपको स्पीड चाहिए. लीनियर एक्सेलरेशन है तो क्या रहेगा? लीनियर स्पीड चाहिए. और रेडियस की वैल्यू आपके पास दी गई है. तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, क्या फाइंड किया है? दिस इज़ लीनियर स्पीड. लीनियर स्पीड एट टाइम 3 सेकेंड. तो जो भी है स्पीड का फॉर्मूला आपको यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी दिया है 2t. तो t में आपको पुट करना है 3 सेकेंड. तो 2 इंटू 3 आपका वैल्यू मिल जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड. So that will be the linear speed of this particle, that is 6 meter per second at time is equal to 3 सेकेंड. 3 सेकेंड पे इतना स्पीड रहेगा. अब उसी टाइम पे आपको यहाँ पे बोला है कि you have to find out रेडियल एक्सेलरेशन. अब रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और वी का वैल्यू आपके सामने है 6 मीटर पर सेकेंड. सो तो v का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 स्क्वायर, और r का वैल्यू कितना है? 0.2. तो 6 स्क्वायर कितना हो जाता है? 36 डिवाइड बाई 0.2. 36 डिवाइड बाई 0.2, 36 मतलब क्या हो गया? 36 डिवाइड बाई 0.2 मतलब अगर आप डेसिमल शिफ्ट करेंगे कितना मिलेगा? 360 डिवाइड बाई 2. 360 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 18 टाइम जाएगा ये. 18 टू द 36, तो 180. तो एक्सेलरेशन कितना मिला आपको? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू है. उसके साथ साथ आपको दूसरा फाइंड आउट करने बोला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT. अब AT का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्टिव टाइम. सो dv बाई dt. जो आपके पास dv है उसको dt के साथ डिफ्रेंशिएट करना है. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो dv बाई डी टी, वी का वैल्यू कितना है? 2t. सब जब आप d बाई डी टी 2t करेंगे तो 2t बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा
2 इंटू डी टी अपॉन डी टी, जिसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो आंसर क्या मिलेगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था, एक सिंपल सा एग्जांपल, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो सर्कुलर मोशन में अगला पार्ट है हमको जो डिस्कस करना है, वो पार्ट है हमारा दैट इज़ कॉल्ड एज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब यहाँ पे आपको जो बेसिक टर्म्स है या जो इन्फॉर्मेशन जैसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप सर्कुलर मोशन में क्या क्या आ सकता है। अगर बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, इसका सेंटर है, अगर यहाँ पे पोजीशन है, तो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इस पोजीशन पे उस पार्टिकल के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक फोर्स तो अंदर की तरफ लग रहा है जो इसके जो सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा तो ये बॉडी स्लैग होके नीचे आ सकती है, स्लैग डाउन होके अंदर आ सकती है, गिर सकती है। लेकिन इसको सर्कुलर मोशन मेंटेन करके रखना है, तो इस पोजीशन पे उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ दूसरा भी फोर्स जो आउटवर्ड एक्ट करता है, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में यहाँ पे देखना है। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आपको इसके बारे में ही बात करनी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है दैट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बोला है, द रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये टर्म बार बार आ रहा है, रेडियल और सेंट्रीपिटल, आपको ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। जो बॉडी सर्कुलर मोशन करे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका बेसिकली जब नोटेशन आप देखते हो तो ए आर, वेक्टर ए आर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये हमने पहले भी देखा हुआ, तो आप ध्यान में रख सकते हैं इसको। द फोर्स प्रोवाइडिंग दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये कहाँ से अराइज होता है, तो किसी न किसी वजह से अराइज हो रहा है। तो इस बॉडी जब सर्कुलर मोशन कर रही है तो वहाँ पे पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इधर रेडियल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसी फोर्स को, जिसके वजह से रेडियल एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और कैन से दिस सर्कुलर मोशन कॉजिंग फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग शॉर्ट में हम बार बार लिखेंगे CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल के लिए लिखेंगे CFF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिसमें कन्फ्यूज मत होना, बहुत बार इस शॉर्टकट यूज़ किया है। सो वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये नोटेशन, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। अभी व्हाट आर द डिफरेंट नोटेशन जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सबसे बारे में इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टी के बारे में समझ सकते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज़ नॉट द नेम और टाइप ऑफ फोर्स। ये फोर्स का कोई टाइप नहीं है या फिर किसी स्पेशल फोर्स का एक नाम नहीं है। जैसे कि हम लोग फोर्स के बारे में बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, न्यूक्लियर फोर्स आता है, मैग्नेटिक फोर्स आता है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइप का ये फोर्स नहीं है, बट इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स। क्या है ये, प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स हुज डायरेक्शन इज अलोंग रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब बॉडी मोशन में, बॉडी के मोशन की वजह से ये फोर्स अराइज हो रहा है। फोर्स जो सीन में आ रहा है, जो ये पूरे सिनेरियो में अराइज हो रहा है फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी के मोशन के वजह से अराइज हो रहा है। और ये फोर्स का एक प्रॉपर्टी है ये, जिसके वजह से आप बताओगे कि पार्टिकल अंदर की तरफ अट्रैक्टेड है, उसके जैसा ही जो इस पार्टिकल के यहाँ पे मेंटेन करेगा एक और फोर्स लगता है जो बाहर की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो वो आपको समझना है, दो टाइप के फोर्सेस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स जिसका डायरेक्शन किधर रहेगा, इस पोजीशन से, सर्कमफ्रेंस से कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल अलोंग द रेडियस। इन सर्कुलर और रोटेशनल मोशन रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये कैसा है,
यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो यूज़ किया जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स वर्ड यूज़ किया जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स कौन सी केस में है? जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे और जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स जैसे कि अगर यहाँ पे आपने कोई एक पार्टिकल रखा और वो पार्टिकल मोशन में है, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये पार्टिकल ऐसा है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस आपने कंसीडर किया, लेकिन ये जो ट्रैक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, तो ये जो पार्टिकल का बॉटम ये जो सरफेस है, बॉटम सरफेस, वो किससे अटैच है? किसको टच कर रहा है? सरफेस को टच कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस को, लेकिन ये मोशन में है ये पार्टिकल। तो जब ये पार्टिकल मोशन में रहेगा और ये सरफेस को जब टच करेगा, तो बेसिकली यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब ऐसे अलग अलग तरह के मोशन परफॉर्म करेंगे, तो सारे मोशन का जो रिजल्टेंट निकल के आता है, जिसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, and that will be called as this सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपको समझना है। The next topic point is that it is under inertial frame of reference। inertial frame of reference मतलब क्या? अनएक्सेलरेटेड फ्रेम। अनएक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब जैसे कि एक 2 डायमेंशनल प्लेन या फिर जो भी फ्रेम आपने कंसीडर किया अपने रेफरेंस के लिए, ये और इसके साथ कोई ऑब्जर्वर है जो भी है उसका फ्रेम, तो यहाँ पे पार्टिकल है, पार्टिकल का ये सब एक फ्रेम है और दूसरा फ्रेम जहाँ से ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। अगर ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों फ्रेम एक साथ मूव कर रहे हैं, जितनी वेलोसिटी इसकी है उतनी ही इसकी है, जो डायरेक्शन इसका है वो डायरेक्शन इसका है, दोनों का सेम स्पीड रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेगा, तो दोनों एक साथ चलेंगे। अगर 1 सेकेंड में यहाँ है तो ये भी 1 सेकेंड में यहाँ रहेगा, अगर 2 सेकेंड में यहाँ पे है तो ये भी 2 सेकेंड में यहाँ पे रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा और स्पीड का मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि दोनों फ्रेम एक साथ चल रहे हैं। अगर यहाँ से इसको देखेंगे तो रेस्ट पे दिखेगा, अगर यहाँ से इसको देखेंगे तो ये भी रेस्ट पे दिखेगा। तो ऐसा नहीं लगेगा कि दोनों अगर एक दूसरे को देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि दोनों मोशन में है, दोनों को ऐसा फील होगा दोनों रेस्ट पे है। तो ऐसे फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं? अनएक्सेलरेटेड फ्रेम, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो वहाँ पे मोस्टली जो बॉडी है उसका स्पीड हर पॉइंट पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसका स्पीड हर पॉइंट पे सेम होता है, तो इसलिए ऐसा ये टर्म यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है सेंट्रीपिटल फोर्स का, अगर डायरेक्शन निकाल दिया, जैसे मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो दैट इज़ एम आर ओमेगा स्क्वायर, और डायरेक्शन ले लेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि दैट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर। अभी जब आप ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? दिस थिंग वी स्क्वायर, क्योंकि वी का वैल्यू क्या होता है? आर इंटू ओमेगा, तो यहाँ पे है एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको मिलेगा एम आर वी अपॉन आर स्क्वायर स्क्वायर, बट आर से आर कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और लास्ट में आप देख सकते हैं एम वी ओमेगा। एम वी ओमेगा इसलिए लिया है क्योंकि आर इंटू ओमेगा क्या होता है? वी का वैल्यू होता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, एम आर ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एम आर ओमेगा इंटू ओमेगा, बट आर इंटू ओमेगा क्या होता है? वी होता है, सो दैट्स वाई। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में था। अगला जो टॉपिक है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम कॉन्सेप्ट पे जाना है आपको। बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और
जो सर्कुलर मोशन को मेंटेन कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। बट इस सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को उस पोजीशन पे मेंटेन, उस पोजीशन पे बनाए रखने के लिए जो दूसरा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बॉडी को बाहर की तरफ खींचता है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है इस तरह से, देन इट एक्सपीरियंसेस एन आउटवर्ड फोर्स। आउटवर्ड, बाहर की तरफ, बॉडी यहाँ पे है और ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो यहाँ से बाहर की तरफ एक फोर्स फील होता है, एक्सपीरियंस होता है, विच इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर उसका डायरेक्शन है। अदर देन द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स के अलावा दूसरा फोर्स जो सेंटर की तरफ नहीं है, उससे दूर है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी यहाँ पे जो एग्जांपल दिया आपको, यहाँ पे एग्जांपल दिया है मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड आपने देखा होगा बचपन में, जब ऐसा एक रहता है झूले जैसा, ऐसा उसके अलग अलग गार्डन में रहता है, यहाँ पे ऐसा बना रहेगा, ऐसा बना रहेगा, उसके ऊपर ऐसा डक के शेप में ऐसा बैठने के लिए सीट बनी रहेगी डक के शेप में। तो जो भी है यहाँ पे बच्चे बैठते हैं ऐसे पकड़ के, इधर भी डक के शेप में बना रहे, यहाँ पे बच्चा बैठेगा पकड़ के इसको, इधर भी। और जब ये ऐसे से घूमेगा, ऐसे कोई स्पीड से घुमाएगा बाहर से, तो जो यहाँ पे कोई भी बैठा है पर्सन, छोटा बच्चा जो भी है, वो उसका बॉडी बेसिकली होता तो कैसे है, इस तरह से बॉडी का पोजीशन अलाइंड है, लेकिन जैसे ही वो सर्कुलर मोशन में आता है उसका बॉडी इस तरफ इंक्लाइंड हो जाता है, बाहर की तरफ जाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी पे बाहर की तरफ एक पुलिंग फोर्स, या बोल सकते हैं बाहर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला जो पॉइंट है, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड द रिजल्टेंट दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसा क्यों बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, पार्टिकल का हर पॉइंट पे स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे जितना अमाउंट सेंट्रीपिटल फोर्स का है, उतना अमाउंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है। इनडायरेक्टली अगर आप बोलना चाहें तो जब जितना मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है, उतना ही मैग्नीट्यूड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी होता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? इट अराइजेज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता क्यों है? क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, और सर्कुलर मोशन नहीं होगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं होगा। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहाँ से अराइज हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स से अराइज हो रहा है। तो इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इमेजिनरी फोर्स है या फिर कुछ एकदम अजीब सा फोर्स है। इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स बोलते हैं, नॉन रियल फोर्स। रियल फोर्स नहीं है, स्यूडो फोर्स है। हम लोग लेकिन ये नहीं बोल सकते कि कोई इमेजिनरी फोर्स है, इमेजिनरी नहीं है। इसकी वैल्यू हम लोग अगर हमारे पास फोर्स मेजर करने की मशीन है तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अमाउंट मेजर कर सकते हैं। टेक्निकली क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जितना मैग्नीट्यूड उतना ही मैग्नीट्यूड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी होता है। और आप नोटेशन वाइज जाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स में यहाँ पे नेगेटिव था, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में देखेंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर विच इज़ पॉजिटिव, विच इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। रिजल्टेंट फोर्स में आप लोग देखा होगा माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। रिजल्टेंट फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। तो which is this is resultant force is one kind of real force. रियल फोर्स को जब आप इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ऐड कर दोगे, इसको जब इस साइड लेकर आओगे, बेसिकली क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। और दोनों का वैल्यू जब ऐड करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? ज़ीरो। ज़ीरो क्यों मिले? क्योंकि रियल फोर्स का जो अमाउंट है ऑलरेडी माइनस में ही है, बट ये इधर आके क्या हो गया? प्लस हो गया। और जब प्लस हो गया तो प्लस माइनस आपका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू डिस्कस। ये दो तो डायनामिक्स हो गया। बेसिकली हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके सर्कुलर मोशन के बारे में, वो हमने डिस्कस कर लिया। सेंट्रीपिटल
फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो अगला पॉइंट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थिंग दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी इसमें अलग अलग टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग एक एप्लीकेशन देखने वाले हैं जिसका नाम है व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक है बट कैसा है वो, हॉरिजॉन्टल है, बैंक नहीं है। बैंक मतलब एक तरफ, जैसे कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसको ऐसा रोड बना है, ऐसा सपोज ऐसा रोड गया है, सपोज थोड़ा सा इमेजिन करना, 2 डायमेंशन दिख रहा है। तो एक साइड से क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हर जितनी जगह भी आप जाओगे सब जगह सेम हाइट रहेगा। लेकिन बैंक रोड में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है एक साइड क्या होती है उसकी ऐसे थोड़ी सी ऊंची रहेगी। कहाँ पे, यहाँ पे टर्निंग वगैरह रहेगी थोड़ा सा इस साइड, या फिर मतलब अगर आप लोग इधर मुड़ रहे हो तो राइट साइड में ऊंचा रहेगा रोड। अगर ऐसा रोड इस तरफ राइट साइड में मुड़ रहा है तो किस तरफ ऊंचा रहेगा, वो लेफ्ट साइड में ऊंचा रहेगा, मतलब उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो जो हाइट ज़्यादा रहती है उसको हम लोग बोलते हैं बैंक्ड रोड। हम लोग यहाँ बैंक रोड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे से हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ट्रैक है ऐसा सर्कुलर सा रास्ता है, बट वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है एकदम, किसी भी तरफ इधर इधर ऊंचा उठा नहीं है, इधर ऊंचा उठा नहीं है, हर जगह क्या है, सेम लेवल का है। आप कंसिडर कर सकते हो कि जैसे कि आपके पास कोई सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी प्लेयर, उसको आप जैसे ऊपर सामने रख के देखोगे तो जो थिकनेस है हर जगह सेम दिखेगी आपको, हॉरिजॉन्टल व्यू से अगर आप देखेंगे उसको। तो यहाँ पे कंसीडर क्या करने बोला है आपको कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये उसका सेंटर है, और सर्कुलर ट्रैक पे एक व्हीकल जा रही है। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या किया है, ये सेंटर से लेके जो ट्रैक है उस ट्रैक के बीच में यहाँ पे व्हीकल है। तो व्हीकल इन जनरली व्हीकल आपको कैसे दिखती है, इस तरह आप इमेजिन करते हो। ये उसका पीछे का टायर है, आगे का टायर है, इधर हैंडल है, इधर ड्राइवर सीट जो है, इस तरह आप इमेजिन करते हो। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको ऐसा समझना है कि ये गाड़ी ऐसे आगे जा रही है और आप इधर पीछे खड़े हो, और पीछे से जो इसका बैक व्यू हो वो देख रहे हो आप, पीछे वाला ये वाला व्यू देख रहे हो। और जिस रोड पे जा रही है व्हीकल, वो रोड कैसा है, सर्कुलर ट्रैक है, ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, आप पीछे से देख रहे हो ऐसा। तो पीछे से देखने पे आपको सिर्फ ऐसा उसका पिछला हिस्सा दिखेगा और ऐसा टायर दिखेगा, बाकी आगे क्या है कौन वो नहीं दिख रहा, इतना समझना है आपको। तो यहाँ पे वही है, ये यहाँ पे वो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझेगा कि ये जो है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से ही आपको कंसीडर करना है ये आर का डिस्टेंस, यहाँ से लेके सेंटर तक, और यहीं से लेके जो जो भी इसका एफ एस जो लिखा है, एफ एस कॉल्ड एज फोर्स ऑफ frictional force, which is nothing but kind of which is equal to, we can say, CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। और आपको समझना है कि जब किसी भी इंस्टेंट पे डिस्कस कर रहे हो आप, सपोज इस पोजीशन पे है ये व्हीकल और उस पोजीशन पे आप व्हीकल का डिस्कशन कर रहे हो कि उसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से एक फोर्स लगता है एकदम वर्टिकली अपवर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब जो भी सरफेस रहेगा, जो भी बॉडी है, उस बॉडी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगना ही लगना है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर रिएक्शन। और एक फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, और उसका वैल्यू होता है mg। ये हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये आपको ध्यान में रखना। उसके अलावा आप देखेंगे ध्यान से तो टायर और रोड के बीच में एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोगों ने एफ एस से दिखाया है,
फ्रिक्शनल फोर्स। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस डायग्राम में, इस सिचुएशन में आपके पास टायर के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, टायर और रोड के बीच में, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और बॉडी के सेंटर ऑफ मास से एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रहा है जो नॉर्मल रिएक्शन है, और एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है जो वेट है। इतना आपको समझना है। तो बॉडी कैसे मूव कर रही है? एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, वो सर्कुलर ट्रैक है बट किसी तरह से ऊंचा उठा नहीं है, जैसे कि एथलेटिक्स का जो ट्रैक हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पे रनर लोग भागते हैं। एथलेटिक्स का ट्रैक वो अगर वो ध्यान से देखेंगे तो मोस्टली प्लेन रहता है, लेकिन जब फार्मूला 1 जो रेसिंग कार होती है उसका ट्रैक देखेंगे तो उधर साइड में जिस तरफ वो टर्निंग लेने वाला रहता है, यहाँ पे थोड़ा डेप्थ रहती है और साइड में थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा रहता है, थोड़ा सा, ताकि वो मेंटेन करे उसका सर्कुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मेंटेन करके रखे। यहाँ पे जो एग्जांपल की बात की है वो वही सीडी का एग्जांपल मैंने बताया, लाइक सीडी प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। एक टेबल है, टेबल है, और उस टेबल पे आपने कोई ऐसा सीडी रख दिया है, वो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसा देख रहे हो सीधा उसको हॉरिजॉन्टली, ऐसा आप खड़े होके ये टेबल और उस सीडी को आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। सो दैट इज़ व्हाट अभी इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम के बारे में क्या डिस्कशन करना है। डायग्राम देखो, इसमें जो जो नोटेशन है आपको ध्यान में रखना है। Here in the above diagram, the plane of vehicle is vertical. प्लेन ऑफ व्हीकल मतलब जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो दिख रही है आपको व्हीकल जो दिख रही है, एक मिनट, ये जो व्हीकल दिख रही है ये हम लोग को वर्टिकल प्लेन में दिख रही है। हम लोग ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग ऐसा ऐसा वर्टिकल प्लेन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रहे हैं उस बॉडी पे, जैसे मैंने बताया ऐसा बॉडी था, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और टायर है, तो क्या एक फोर्स ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है और एक फोर्स नीचे जो वेट है, और एक फोर्स टायर और रोड के बीच में एक्ट कर रहा है, एफ एस। ये तीन फोर्स काम कर रहे थे। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे पहला है जो फर्स्ट फोर्स है उसका नाम है वेट, एम जी, वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन एन, वर्टिकली अपवर्ड। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसको बैलेंस कर रहा है? वेट को बैलेंस कर रहा है। जितना वैल्यू इसका है उतना वैल्यू इसका है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अभी तीसरा जो पॉइंट है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज़ एफ एस, ये क्या कर रहा है? तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसके किसके बीच में काम कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है बिटवीन रोड एंड टायर। ये टायर समझ लो आप, और ये रोड है, जाना इसको इस तरफ है, तो टायर और रोड के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, वो काम कर रहा है। तो आपका जो सर्कुलर ट्रैक इस तरफ था, उसका सेंटर यहाँ था, और आपका जो व्हीकल है वो एज अ पार्टिकल कंसीडर की गई है, पूरा व्हीकल नहीं कंसीडर की गई, एज अ पार्टिकल। तो जो टायर है, टायर और इस ट्रैक के बीच में फोर्स काम कर रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। उसका डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, विच इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में किसके बराबर हो? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। इसका काम क्या है? इट प्रिवेंट्स व्हीकल फ्रॉम आउटवर्ड स्लिपिंग, स्किडिंग। अगर ये फोर्स नहीं रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहेगा, तो आपका जो व्हीकल है वो, ऐसा जो व्हीकल है वो सर्कुलर ट्रैक्स में सर्कल में परफॉर्म नहीं करेगा, वो किसी बाहर की तरफ यहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा, इधर कहीं चले जाएगा। इधर मतलब जैसे कि अगर यहाँ से आ रहा है तो इधर चले जाएगा, तो अपना रास्ता, सर्कुलर ट्रैक रास्ता छोड़ के दूसरी तरफ बाहर की तरफ हो जा सकता है, स्किड हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो बेसिकली ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से किस तरफ वो रहता है? दैट इज़ ऑलवेज पुल्ड इनवर्ड। द रिजल्टेंट फोर्स
अभी ये जो है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो डाटा आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्रॉम गिवन डाटा एंड डायग्राम, व्हाट वी हैव हियर, व्हाट वी हैव दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेस वेट। नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? वेट को बैलेंस कर रहा है, mg को। उसके बाद जो आपका fs है वो किसके इक्वल है? cpf के इक्वल है। मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट नोटेशन मिल रहा है दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg, n इक्वल्स टू mg। और जो दूसरा नोटेशन मिल रहा है दैट इज़ fs, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, इसके बराबर है। यहाँ पे क्या किया है, अगला टर्म जो अगला स्टेप है उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो fs है उसको नॉर्मल से डिवाइड कर देते। fs का वैल्यू है mv स्क्वायर अपॉन r, यहाँ वाला, और जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है कितना है? mg है। तो m कट गया, क्या बचा? v स्क्वायर अपॉन r बचा इंटू जी बचा। तो आपको आंसर मिल गया v स्क्वायर अपॉन r इंटू जी। इतना आपको मिल गया यहाँ पे। ये किसका वैल्यू मिला? fs अपॉन n का वैल्यू मिला। अब यहाँ पे आपको पता है जो सर्कल है उसका रेडियस कांस्टेंट है। अगर उसका रेडियस कांस्टेंट है तो जो वेट है, और वेट इज़ इक्वल टू mg, और उसका वैल्यू आपको यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप कुछ चेंज हो रहा है तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। क्या चेंज हो रहा है? स्पीड, जैसे जैसे उसका स्पीड इंक्रीज़ होगा, जो व्हीकल है उसकी जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होगी, जितना तेज़ी से वो घूमेगी सर्कुलर ट्रैक पे, वैसे ही उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन कहाँ तक बढ़ेगा? उसका फ्रिक्शनल फोर्स का एक अपर लिमिट है दैट इज़ कॉल्ड एज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, एफ मैक्स। वो लिमिट क्या है? म्यू एस एन। म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। म्यू एस मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस को हम लोग बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं एम यू, म्यू, ग्रीक लेटर म्यू, ऐसे लिखा जाता है। म्यू और एन, एन मतलब नॉर्मलेशन आपको मालूम है। तो जो एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ म्यू इंटू एन, दैट इज़ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन सी केस में मिलेगा? जब आप बताओगे कि स्पीड बढ़ रही है और फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है, बट फ्रिक्शनल फोर्स का क्या है? एक मैक्सिमम लिमिट है, और कितना तक ही बढ़ सकता है? म्यू एस इंटू एन तक ही बढ़ सकता है। और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो दो मटेरियल आपस में फ्रिक्शन हो रहा है, लाइक टायर और रोड, इन दोनों के बीच में डिपेंड करेगा। अब इसके बेस पे अगर आप स्पीड निकालोगे तो आपको मिलता है फॉर मैक्सिमम स्पीड दैट इज़ वी मैक्स। हमने क्या लिखा है मैक्सिमम स्पीड के लिए? वी मैक्स लिखा है। तो आपको पता है पहले हमने एफ एस अपॉन एन निकाला था, एफ एस मैक्स अपॉन एन विच इज़ इक्वल टू म्यू एस। किसके बराबर है? म्यू एस। अभी यहाँ पे ऊपर ही बताया था आपको, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन को आप इधर ले लो, क्या हो जाएगा? एफ एस अपॉन एन। इधर क्या बचेगा? सिर्फ म्यू एस बचेगा। बट ये किसके इक्वल है? ये किस इक्वल हो जाएगा? मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स, वी मैक्स, बट उसका स्क्वायर रहता है अपॉन आर जी। ये मैक्स अपॉन वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी। अभी ध्यान से देखेंगे तो आप आर जी को उस साइड ले जाओ, क्या मिला? म्यू एस इंटू आर जी। ये स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड ले जाओ, क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट। आपको आंसर मिलेगा वी मैक्स अंडर रूट म्यू एस आर इंटू जी। ये तो मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू हो गया अंडर दिस फ्रिक्शनल फोर्स। अभी रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो व्हीकल है वो पार्टिकल नहीं कंसिडर किया जाती। व्हीकल एक्चुअल में व्हीकल, उसके 4 टायर है, चारों टायर काम कर रहे हैं, ऐसा अपर पोर्शन है आगे का, जो भी है आप समझ रहे, चारों टायर रोड के कांटेक्ट में है, ऐसा नहीं सिर्फ पार्टिकल है। अभी नॉर्मल रिएक्शन जो काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन चारों टायर पे एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन इज ड्यू टू ऑल 4 टायर्स एंड इट इज़ नॉट इक्वल ऑन ऑल 4 टायर्स। चारों टायर पे जो नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है, चारों टायर की वजह से अराइज होगा, लेकिन चारों टायर पे वो इक्वल नहीं रहेगा। और एक कौन सी केस में? जब वो व्हीकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। और ऐसे केस में क्या होता है, जो आपका
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। आप यहाँ पे ध्यान से समझना है कि ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया आपने और यहाँ पे टायर है, अब ये टायर है और ये व्हीकल है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे काम करता है इधर। अगर ये आपका सर्कुलर ट्रैक है ऐसा, तो ठीक है, ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, आपकी व्हीकल इस तरफ जाएगी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ये रोड के सरफेस पे काम नहीं करेगा, जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है उसके अलोंग आउटवर्ड काम करेगा। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रोड के सरफेस से होकर किधर काम कर रहा है, इनवर्ड। तो ऐसी केस में आप देखेंगे थोड़ा डिस्टेंस पैदा हो गया, और ऐसी वजह से हम लोग कपल ऑफ फोर्स यानी हम लोग बोलते हैं टॉर्क अराइज हो जाता है। व्हीकल में क्या अराइज हो जाता है, टॉर्क। अगर व्हीकल में टॉर्क अराइज हुआ तो जो व्हीकल है आपका अगर स्पीड ज़्यादा हुई तो टॉपल करके मतलब गिर जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा वो, तो अंदर की तरफ नहीं रुकेगा। सर्कुलर ट्रैक पे वो व्हीकल आपकी रुकेगी नहीं, वो किधर चली जाएगी, बाहर की तरफ, मे बी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। तो ये आपको समझना है। तो जो फ्रिक्शन सो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ टायर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, टायर पे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पे। दोनों की वजह से क्या राइज होता है, टॉर्क, और जिसकी वजह से जो आपका व्हीकल है दैट में टॉपल, दैट में गो अवे फ्रॉम द सर्कुलर ट्रैक सिंपली। और यही केस आप टू व्हीलर के केस में भी लगा सकते हो। सर्कुलर ट्रैक पर कोई टू व्हीलर लेके जा रहा है, टू व्हीलर सब पर्सन चला रहे टू व्हीलर, उसको हमेशा आपने देखा होगा जब भी उसको टर्न लेना होता है, अगर ऐसा रोड है तो किस तरफ बॉडी झुकती है, उसके अंदर की तरफ बॉडी झुक जाती है। ऐसा है उसका अगर अलाइनमेंट ऐसा पर्सन है, उसका बॉडी का अलाइनमेंट अगर ऐसा है, तो अगर बाइक पे है वो इधर टर्न लेना है तो उसका बॉडी का अलाइनमेंट ऐसा झुक जाता है थोड़ा सा। झुकता क्यों है, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है, अगर वो इस तरफ झुकेगा नहीं तो जो बॉडी का उसका सेंटर ऑफ मास है और व्हीकल का सेंटर ऑफ मास मेंटेन नहीं होगा और वो किधर चले जाएगा, बाहर की तरफ चले जाएगा और उसका एक्सीडेंट हो सकता है। और वो अलाइन जो होता है दैट राइडर इंक्लाइन विद रिस्पेक्टिव ऑफ वर्टिकल, जो भी आपका वर्टिकल रहेगा उससे थोड़ा सा इधर आप अलाइन हो जाते हैं, इंक्लाइन हो जाते हो। और ये इसीलिए होता है कि हमारी बॉडी नेचुरली अब खुद को बैलेंस करती है, किसके लिए, ताकि हम लोग उस सर्कुलर ट्रैक से या फिर टर्निंग से बाहर ना चले जाए, जिस तरफ जा रहे उसी तरफ जाए, ताकि हमारा सेंटर ऑफ मास पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता रहे और हम लोग मेंटेन रहे उसके। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।